हम लोग जल्दी जल्दी से खत्म करने का प्रयास करेंगे, सेशंस को जल्दी आज खत्म किया जाए। लाइट नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाएंगे? लिखो, राइट द माफ करना, राइट द फॉर्मूला ऑफ व्हाइट डैम, फॉर्मूला ऑफ व्हाइट डैम, व्हाइट WHIT, व्हाइट डैम। किसी को अगर आंसर पता हो तो जवाब दे सकता है, वो बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे सकता है। व्हाइट डैम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाइट डैम का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। व्हाइट डैम को क्या बोलता है? वो इसी को CO बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ना? CO। अच्छा, इसका और नाम है क्या? इस CO का और नाम है क्या? CO का और नाम है क्या? साइलेंट किलर, वेरी गुड। स्टाइथ, ST, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बोलते हैं, चौक डैम बोलते हैं, ठीक है, चौक डैम बोलते हैं, खूनी गैस बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है? चौक डैम बोलते हैं, चौक डैम भी इसी का नाम है। और क्या बोलते हैं? स्टाइथ, STYTH, स्टाइथ बोलते हैं। इसी का मतलब चौक डैम होता है। और क्या है इसका एक्चुअल नाम? क्या है? और खूनी गैस तो तुम लोग बोल ही रहे हो हिंदी में, उसी को चौक डैम, उसी का इंग्लिश नेम है। और एक होता है इसका, एक और नाम आता है, स्पेलिंग थोड़ा इसका देख लेना यार, ये स्पेलिंग ना थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, मुझे थोड़ा इस पर डाउट है। और एक नाम और आता है इसमें, लिखते हैं, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, बस एक और कार्बन, ये लिख लो बस, ठीक है, ये 3 नाम लिख लेना। तो ये तीनों नाम, सब नाम लिख के रख लो वहां पे, ठीक है, क्या क्या नाम है इसका, ठीक है। CO को जो अदर अदर नाम है ना, सबका लिख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लैक डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लैक डैम। ब्लैक डैम का कंपोजिशन क्या होता है? ठीक है, ब्लैक डैम का कंपोजिशन क्या होता है? ब्लैक डैम का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें CO2 एंड एक्सेस नाइट्रोजन। क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड एक्सेस नाइट्रोजन, EF3FF, एक्सेस नाइट्रोजन, ये दोनों से मिलकर क्या बना था? ब्लैक डैम होता है, ठीक है। CO2 और क्या होता है? STYTYE नहीं होगा अमित, ये गलत है, हाँ, STYTHE होगा, हाँ, STYTHE होगा, हम यहाँ पे E मिसिंग किए हैं, E होगा यहाँ पे, ठीक है, स्टाइप यही होगा, STYTHE, ठीक है, यही होना चाहिए, ठीक है ना, इतना यही होता है। फिर भी वो चेक कर लेना तुम लोग, ये मतलब ये मुझे लिखना था, वो मैं मिसिंग किया, स्पेलिंग थोड़ा सा हमको लगा, हड़बड़ी में छूट गया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेम द गैसेस विच मेक्स द नाइट्रस फ्यूम। लिखो, नेम द गैसेस विच मेक्स, तो क्या करता है? मेक्स नाइट्रस फ्यूम्स, मतलब ऐसा गैसेस का नाम बताना जो क्या करता है? नाइट्रस फ्यूम बनाता है। स्टाइथ मतलब ब्लैक डैम होता है। अच्छा, ये वाला इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग इसको थोड़ा सा ना, थोड़ा देर के लिए इसको हटा दो, ठीक है ना, थोड़ा देर के लिए हटा दो, इसको थोड़ा काट के रखो। कहां से हम थोड़ा सा पढ़ लिए उसका डेटा को, इसमें नहीं लिखा हुआ, ये मुझे ध्यान में था, मैं लिखवा दिया ऐसे, ठीक है ना, देख लेता हूँ, ये सब डेटा ऐसा ना, देख लेता हूँ। स्टाइथ मतलब क्या है? ब्लैक डैम्प होता है, दम घुटू गैस होता है, ठीक है, इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, ठीक, ठीक है, चलो जानकारी के लिए शुक्रिया, इसको काट के रखो। अच्छा, एक कंफर्म है, स्टाइथ मतलब क्या होता है? स्टाइथ मतलब ब्लैक डैम्प होता है, व्हाइट डैम्प नहीं होता है। ब्लैक डैम्प को चौक डैम्प बोलते हैं, हाँ। अच्छा ठीक है, हम चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, स्टाइथ वाला ना चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका अदर नेम क्या है ना, चेक कर लेंगे, ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट लगे, चेक कर लेंगे। चलो इसको हम लोग लिखते हैं। तो नाइट्रस फ्यूम, इसको इसमें फोकस करो, इसको थोड़ा देर काट के रखो, जब बोलेंगे आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है, काट के रखो। इसमें क्या नाम होगा? पहला नाम क्या होगा? NO, NO2, ठीक है। दूसरा नाम क्या होगा? N2O3। देखना, ये सब नाम इसलिए जरूरी है कि कभी आपको सॉर्टिंग करने दे सकता है कि नाइट्रस फ्यूम में कौन सा नहीं है, ठीक है।
N2O4, तो आप ना अच्छे से समझ के मारना, अगर सब पता तो मार पाओगे। N2O4, ठीक है, और N2O एंड N2O, ये सारा गैस है, सब देख लो ध्यान से, ठीक है। NO, NO2, ठीक है, N2O3, N2O4, N2O। तो यहां पर ना इसको तुम अगर यहां लिखोगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा, मतलब N2O को वहां नहीं लिख के अगर N2O को तुम थोड़ा पहले लिख लोगे ना, तो तुम्हारा देखने में अच्छा लगे, तुम आसानी से इसको याद कर पाओगे। N2O को क्या करो ना, उसको थोड़ा पहले लिख लो, N2O, N2O3, N2O4, ठीक है। तो इस तरह से लिखोगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा, तुमको याद करने में सुविधा होगा, तो इस तरह से इसको लिख लो, ठीक है। स्ट्रेथ वाला देख ले रहे हो, उसमें क्या आएगा, उसका क्या पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो, कन्वर्ट 1% टू पीपीएम, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये वाला एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, कन्वर्ट 1% टू पीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या, कन्वर्ट 1% टू पीपीएम में बदलना है, ठीक है। पीपीएम, पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है ना, इस क्या होता है, 10 लाख होता है। तो 1% है ना, तो पीपीएम बदलना है ना, तो 10 लाख होता है, ठीक है। हम देखो आप बता रहे हैं कैसे बदलेंगे। तो 1% बराबर क्या होगा, 1% के बराबर होगा 1% बटा कितना हो जाएगा, 10 लाख। हम लिख रहे हैं हिंदी में 10 लाख, हम लाख लिख रहे हैं, ठीक है, LAKH लाख, ठीक है, 10 लाख लिखे, ये लिखे 1% में इतना पीपीएम होगा, इतना पीपीएम होगा, ठीक है। अब हमको मैथमेटिकली इसको बदलना है, ठीक है। हमको क्या करना है, नहीं हम कुछ गलत लिखे हैं, रुक जाओ रुक जाओ मिनट, हाँ हेलो, हाँ राज बोलो, लड़का फोन कर रहा, थोड़ा सा 1 मिनट मुझे टाइम दो यार, थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना दो ना, थोड़ा सा मुझे थोड़ा कंसंट्रेशन है, थोड़ा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा आज धनबाद गए थे ना, धनबाद से आए जस्ट, मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो। बेसिक क्वेश्चंस में गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं है। ये नहीं होगा, ठीक है, 100% बराबर। देखो जब कभी हमको हमको कोई भी चीज को परसेंटेज को अगर पीपीएम में बदलना होता है ना, तो सिंपल एक बात याद रखना, सिंपल करना क्या होता है, बाय हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख बाय 100 करेंगे, ठीक है, 10 लाख बाय 100 करेंगे, ये होता है, बाय 100 करना होता है, बस इतना, जितना आएगा उतना उतना तुम्हारा क्या आएगा, पीपीएम आएगा, उतना पीपीएम आएगा। आज क्लास में मतलब नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ मैं, इसका पीछे कारण अभी जस्ट धनबाद से थोड़ी देर पहला है, कुछ काम से धनबाद गए हुए थे, कुछ इक्विपमेंट वगैरह खरीदना था, देखो ये सारा कुछ खरीदना था ना, इसलिए नहीं हो पा रहा, जब आए ना थोड़ा सा टायर्ड जैसा ब्रेन लग रहा है, ठीक है ना, इसलिए 1000 इतना पीपीएम होगा, ठीक है। परसेंटेज को अगर पीपीएम बदलोगे ना, तो कितना का 10,000 पीपीएम आता है, मोटा मोटी ये आता है। 1% अगर 2% होगा तो 20,000 हो जाएगा, 3% होगा 30,000। अब जैसे देखो सीओ, जैसे CO2 का कितना परमिसिबल लिमिट है बताओ, तो CO2 का कितना 0.5% होता है, तो 0.5% को अगर तुमको पीपीएम बदलना है, तो 1% बराबर इतना पीपीएम, ठीक है, तो 0.5% बराबर कितना होगा, 0.5, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 100000 होगा ना।
अब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो बाय में 10 आ जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, तो कितना आ गया आपका 5000 ppm। कितना आ जाएगा 5000 ppm। तो कभी आपका CO2 को पूछे कि कितना परमिसिबल लिमिट है, तो कितना आएगा आपका 5000 ppm। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 10 लाख, ठीक, ये होगा। ठीक है, नहीं रेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा MCQ खत्म करना, थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा सा MCQ खत्म करना है, इसको खत्म कर लेते हैं ना आज। थोड़ा सा ये हेडेक रहेगा मेरे लिए ना, हमेशा हेडेक रहेगा बाबू, इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लो ऑक्सीजन का अगर पूछेगा, मान लो सपोज ऑक्सीजन को बदलना है ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का लिमिट कितना होता है 19% होता है ना, 19% होता है, इसका 0.5, तो 19% को बदलोगे तो 19 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 19 इंटू कितना है 10,000, 10,000 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा आपका, यानी 1940, है ना, 40, यानी कितना आ गया 1,90,000 ppm होगा, इतना होना चाहिए। अच्छा, पीपीएम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पीपीएम वर्ड का मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख में कितना पार्टिकल्स होना चाहिए, हर 10 लाख में, हर 10 लाख में, ठीक है, हर 10 लाख में कितना पार्टिकल। जैसे मान लो अगर हम बोलते बाबू, सपोज देखो क्या है बता रहे, देखो जैसे मान लो कि हम एक गैस को लिए, ठीक है, गैस को लिए और हम बोले इसका परमिसिबल लिमिट 50 ppm होना चाहिए, 50 ppm ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 ppm मतलब क्या कि हर 10 लाख में 50 पार्टिकल, ठीक है, तो 50 पार्टिकल, इससे ज्यादा नहीं। किसका है? सीओ का है ना, सीओ का 50 ppm होता है। तो इसका मतलब हो गया कि तुम अगर कोई भी एटम्स लेते हो, कोई भी गैस लेते हो और उसमें टोटल 10 लाख पार्टिकल है, 10 लाख पार्टिकल, तो टोटल 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मल्टी गैस डिटेक्टर वगैरह जो होता है ना, उसमें जो सेंसर लगे होते हैं वो पीपीएम में भी मापता है, परसेंटेज मापता है, जिसका जिस तरह से रेंज लिखा है उस तरह से। अगर सीओ को मापेगा तो पीपीएम में मापता है, मीथेन को मापना होता तो परसेंटेज में मापता है, अगर ऑक्सीजन को मापना होता तो परसेंटेज में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मोटा मोटी, ये तरीका रहा। ठीक है, 10,000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे सीधा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जितना भी रहेगा सीधा 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका ही है इसको। और पता नहीं कहा है, मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा होने के बाद भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत बार क्लास में इसको बहुत अच्छा पढ़ाए। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना, पर ब्रेन शायद ठीक नहीं है इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। पर डोंट वरी, आज ही का क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दो, ब्रेन ठीक हो जाएगा। लिखो राइट द, लिखो बाबू लिखो राइट द। पढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सिलेबस का एक टारगेट है ना, नहीं करूंगा तो फिर नहीं होगा। आराम करने के लिए तो जिंदगी है, फिर जितना सिखा पाए उतना तो कम से कम करवा देते हैं। राइट द हाइट ऑफ, राइट द हाइट ऑफ फ्लेम, फ्लेम, ठीक है, फ्लेम, राइट द हाइट ऑफ, ठीक है, राइट द हाइट ऑफ नॉर्मल फ्लेम, लिखो नॉर्मल फ्लेम, नॉर्मल फ्लेम। तो नॉर्मल फ्लेम का हाइट कितना होता है, नॉर्मल फ्लेम जो होता है उसका हाइट कितना होता है, ये सवाल है सिंपल सा। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लेम का हाइट कितना होता है 13 mm। कितना होता है बाबू 13 mm, 13 mm नॉर्मल फ्लेम का हाइट कितना मान गया 13 mm होता है। ठीक है, और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, जब हम लोग एक्यूमुलेशन टेस्ट करते हैं ना, या इसको लिख सकते हो तुम, नॉर्मल भी रखता है और एक्यूमुलेशन जब टेस्ट करते हैं ना तो भी इसी का यूज होता है। नॉर्मल फ्लेम से एक्यूमुलेशन टेस्ट होता है, तो तुम इसको दोनों का आपस में कंबाइन करके लिख सकते हो। और नेक्स्ट तुम यहाँ पे लिख सकते हो राइट द, राइट द हाइट ऑफ, हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ टेस्टिंग फ्लेम, है ना, राइट द हाइट ऑफ टेस्टिंग फ्लेम। टेस्टिंग फ्लेम नाम से पता चला इसको किस लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग परसेंटेज टेस्ट के लिए होता है ना, यूज फॉर परसेंटेज टेस्ट, यूज फॉर परसेंटेज टेस्ट, परसेंटेज टेस्ट के लिए होता है, टेस्टिंग फ्लेम बनाते ये होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 13 mm, 13, सॉरी माफ करना 3 mm। देख रहे हो कितना दिमाग सेट कर रहा है। ठीक है, 3 mm का होता है, 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 mm का होता है। ठीक है, राइट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड बाय फ्लेम से फ्लेम। ये सारे सवाल इसलिए मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि है तो गैस टेस्टिंग के लिए, लेकिन क्या है कि चूंकि बेसिक क्वेश्चन है ना, एक सरदार जब भी जाएगा तो टेस्टिंग का पता होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए सरदार को कि नॉर्मल हाइट कितना होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है ना, दैट्स व्हाई मैं लिखा रहा हूँ। ये गैस टेस्टिंग के साथ ना माइनिंग सरदार को ये पता होना चाहिए कि जब वो जांच करेगा तो उसको कितना होना चाहिए, दैट्स व्हाई इसको इसमें मेंशन किया गया, नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अरे अब क्या लिखना है, राइट द, राइट द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी लाइट एमिटेड बाय, डबल एम आई, एमिटेड बाय, बाय क्या, फ्लेम से फ्लेम। तो फ्लेम से फ्लेम द्वारा एमिटेड, ठीक है, लाइट का इंटेंसिटी क्या होता है, तो इसका होता है 1.2 लुमेन। कितना होता है बाबू 1.2 लुमेन।
1.2 लुमेन। कल मुझे कोई बताया था ना कि नया आया हुआ है, तो कुछ धनबाद में काम था, एक माइंड डाइजेस्ट का बुक, तो ये भी खरीदना था मुझे स्पेशली। जो बुक्स आता है, बुक्स खरीदने का मैं बहुत शौकीन हूँ, क्योंकि उसमें डेटा होता है और हर डेटा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। कल मुझे कोई बताया था, कुंदन ही मैसेज किया था कि नया माइंड डाइजेस्ट में भी यही दिया हुआ है। तो ये 2017 पर बेस कर गया था, तो इसको खरीदा था, इस खरीद लिए। और साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल बच्चों लोग को दिखाने के लिए ना ये इक्विपमेंट खरीदना था स्पेशली, इसीलिए धनबाद गए थे आज, ताकि ये सारी चीजों को खरीदा जा सके, हेल्प हो बच्चों का पढ़ाई में, ठीक है ना। तो इसलिए गए थे बाबू ये, और आए थोड़ा सा, बीच में कुछ काम भी था, ठीक है ना, कुछ और भी वर्क था थोड़ा सा, तो वो सब काम करने के बाद कुछ देर पहले ही लौटे हैं, तो थोड़ा सा ये बारिश भी हो रहा था, तो थोड़ा दिक्कत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक हो। राइट द कंडीशन ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ मीथेन इफ, अच्छा अच्छा, आप लोग जो मीथेन वाला जो लिखे तो उसमें जगह है लिखने के लिए? अगर जो मीथेन वाला टॉपिक लिख रहा है, यस, यहां तक सिंपल था ना, सारा समझ में आ गया होगा, सिंपल ही था, इसको मिटा देता हूं मैं। अच्छा, जहां पर मीथेन वाला जो पॉइंट्स लिख रहे थे मीथेन गैस के बारे में, उसमें एक वो पॉइंट छूटा हुआ है, यही वाला हम खोज रहे थे कल की, पॉइंट कैसे नहीं लिखा है, कैसे नहीं लिखा है। ये पॉइंट तो यहाँ पे लिख के रखा है ना। तो आपको एक क्वेश्चन है मीथेन से रिलेटेड, उस जगह अगर बचा हुआ हो जिसका, इसका वहां लिख लेना। अगर जिसका जगह छूटा हुआ हो वहां पे जगह नहीं होगा, तो आप इसी क्वेश्चन में ऐड कर लेना, ठीक है। सवाल बहुत उसी से रिलेटेड, इसलिए लिखो राइट द कंडीशन। कंडीशन क्या है? राइट द कंडीशन, किसका कंडीशन? राइट द कंडीशन फॉर एक्सप्लोजन। कंडीशन फॉर व्हाट? एक्सप्लोजन। राइट द कंडीशन फॉर एक्सप्लोजन, ठीक है, ऑफ मीथेन, ऑफ CH4, ऑफ मीथेन। मीथेन का एक्सप्लोजन का कंडीशन क्या है, ठीक है। इफ इट इज, लिखो, इफ इट इज, यस, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इट इज इन 2%, इट इज 2%, लिखो, इफ इट इज 2%, अगर ये 2% होगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में एक्यूमुलेशन टेस्ट होता है। हाँ, लवली प्रकाश से नहीं गए थे वहां पे। एक बात हम नोटिस किया यार, हम वहां पर गए, बहुत सारे माइनिंग के बच्चे थे, मुझे लगा कोई पहचानेगा यार, कोई पहचाना नहीं, बता कितना इंसल्ट वाली बात है। मतलब इससे पता चला कि क्लासेस के बारे में बहुत लोगों तक मैसेज है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि कोई पढ़ाता है या फिर मुझे जानता है, ऐसा किसी को पता ही नहीं। एक लड़का बड़े घूर रहा था, देखा देखा लग रहा था, तो मतलब उसी में तो था एक, ठीक है। फिर देखा देखा लग रहा था, मुझे लगा भाई जानता होगा मुझे, ठीक है। फिर बाद में बोला सर आपका शर्ट पे कुछ लगा हुआ है, बोलो थैंक यू यार। बता, गजब का। एक्चुअली बात है ना कि जो मेरे जो क्लासेस है ना बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, मैंने देखा, और रोज बच्चे कॉल करते हैं कि सर ये बता दिए, सर वो बता दिए, सर ऐसा कैसे, सर वो कैसे, सर ये पढ़ाना, ये स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखो क्या सवाल, क्या पहले सवाल को समझते, बोला राइट द कंडीशन फॉर एक्सप्लोजन ऑफ मीथेन। अब बात करेंगे ना तो थोड़ा ब्रेन हो ना ठीक होगा। बहुत देर शांति से बाइक चलाए ना, 1.5 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू बैठ के, तो दिमाग खराब हो गया। अब बातचीत करेंगे ठीक हो जाएगा। तो बाबू देखो, ये जो सवाल क्या है ना, राइट द कंडीशन फॉर एक्सप्लोजन ऑफ मीथेन, मीथेन का एक्सप्लोजन का कंडीशन क्या है। तो नॉर्मली मीथेन क्या होता है, 5.4% से 14.8 में एक्सप्लोड कर जाता है। तीन कंडीशन, उसमें तीन चीजें होना चाहिए, सब फ्लेम होना चाहिए, सोर्स ऑफ इग्निशन दैट इज ऑक्सीजन 12.1% मिनिमम होना चाहिए, और तीसरा नंबर मीथेन 5.4 से 14.8 होना चाहिए, और सोर्स ऑफ इग्निशन अगर 650 है तो 10 सेकंड, और अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 1 सेकंड का टाइम चाहिए उसको। ये तीन चीजें चाहिए, चार चीजें चाहिए, माफ करना, तो चार चीज होना चाहिए। लेकिन 2% में भी मीथेन एक्सप्लोड कर सकता है। कंडीशन क्या है, कैसे एक्सप्लोड करेगा? अगर 2% में अगर मीथेन एक्सप्लोड करे तो क्या कंडीशन से कैसे एक्सप्लोड करेगा, इस चीज के ऊपर सवाल है, इस चीज के ऊपर पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो अब देखो 2% के ऊपर पहला क्या कंडीशन है, ठीक है, लिखो, इफ कोल्ड डस्ट प्रेजेंट इन एयर। लिखो कंडीशन एक नंबर क्या है, अगर कोल्ड डस्ट होगा तो, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला, इफ कोल्ड डस्ट, ये एमसीक्यू के लिए ना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम बुक में लिखा हुआ, इफ कोल्ड डस्ट प्रेजेंट इन एयर, हवा में कोल्ड डस्ट अगर हुआ तो कितना, ठीक है, कितना होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए, 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इतना कम से कम अगर 10 ग्राम पर मीटर क्यूब अगर एयर में प्रेजेंट हो जाए कोल्ड डस्ट, तो ये कारण बन जाएगा तुम्हारा 2% मीथेन को
ब्लास्ट करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा जो मैं बता रहा था, लिखवाया नहीं था। ठीक है, ड्यू टू एडियाबेटिक कंप्रेशन, सॉरी ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, लिखो इफ, ठीक है, इफ CH4, ठीक है, मीथेन प्रेजेंट इन ब्लास्टिंग होल, इन ब्लास्टिंग होल, अगर ब्लास्टिंग होल में अगर मीथेन प्रेजेंट हो तो क्या होगा, देन ड्यू टू एडियाबेटिक, किसके कारण, ड्यू टू एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या, थोड़ा समझा देता हूं। यारी कंप्रेशन, ठीक है, मीथेन में ब्लास्ट, CH4 में ब्लास्ट, ये ब्लास्ट हो सकता है, सॉरी CH4 में ब्लास्ट कैसे, एक्सप्लोड, ठीक है, एक्सप्लोड हो जाएगा। देखो दो कंडीशन है, पहला कंडीशन में क्या बोला, अगर हवा में कोल डस्ट मौजूद हो और मीथेन अगर 2% हो तो वो हेल्प कर देगा किसमें, इसका एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या, अगर मेरा मीथेन क्या हो, ब्लास्टिंग होल में हो, ठीक है, कितना परसेंट हो, 2% भी अगर रहेगा ना, 2% भी रहेगा तो भी मेरा ब्लास्टिंग हो, मतलब एक्सप्लोड कर जाएगा, वो एक्सप्लोड हो जाएगा। जैसे एक सवाल कल बच्चा पूछ रहा था कि सर 1.25 में क्यों प्रिकॉशंस लेते थे, वन ऑफ द ये भी कारण कि अगर ब्लास्टिंग होल में अगर 1.25% है तो 2% पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसका मतलब होल में कहीं ना कहीं 2% या उससे ज्यादा मीथेन है ना, क्योंकि फेस में आपका 1.25% है, तो उसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन का खतरा बनेगा। तो ये एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब जैसे जब ब्लास्टिंग होती है ना, तो एयर का क्या होता है, दबाव बढ़ेगा, एयर क्या करेगा, एक खास तौर पे क्या करेगा, मीथेन को दबाएगा उस होल में, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे कंसंट्रेशन मीथेन का बढ़ेगा, और जो कारण बनेगा तुम्हारा 2% में भी मीथेन का ब्लास्टिंग का पीछे कारण बनेगा, दैट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसलिए होता है। ठीक है, इस कारण बनेगा इस तरह से। तो मोटा मोटी ये था सवाल, इस सवाल का ये पार्ट था, इसलिए इसको थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट मार्क टिक करके रखो, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लिख के रखो। वैसे बहुत कम ही हम इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि मेरे लिए सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये सवाल ये समझ में आया, जिसको नहीं समझ में, एक बार मैसेज, एक बार रिप्लाई दे दे। ठीक, इसको देख लो, ठीक है, हम देख लेते उसको, ठीक है, देख लेते, देखो इसको देख लो, यहां से जल्दी से 2 नंबर को देख लो। 2 नंबर वाला क्या बोल रहा है, 2 नंबर वाला बोल रहा ना, अगर मीथेन कहां प्रेजेंट हो, ब्लास्टिंग होल में प्रेजेंट हो, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन के कारण मीथेन क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, उस वजह से मीथेन क्या हो सकता है, वहां पे एक्सप्लोड कर सकता है। ठीक है, 2% मीथेन अगर रहेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यार, पुराना नोट्स है ना, पुराना नोट्स में देख लेते हैं। जीटी वगैरह बहुत दिन से पढ़ाता उड़ाता नहीं होना, इसलिए सब भूल जाते हैं, एकदम दिमाग से सब चीज ना आउट हो जाता है, सीरियसली बात यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो हाउ मच, अच्छा ये छोड़, ऐसे सवाल आ सकता है क्या, लिखो राइट द, लिखो विच टाइप ऑफ फ्लेम सेप्टिलम यूज इन विच माइंस, ये लिखो विच टाइप ऑफ, लिख लो, लिख लो, इसको लिख लो, क्वेश्चन लिखो, विच टाइप ऑफ फ्लेम सेप्टिलम यूज, ये सवाल, ये भी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आज, अब आजकल के लिए। ठीक है, यूज इन विच माइंस, एक बार सवाल भी आप लोग इसे पूछ रहे थे ना कि ये कौन सा सेप्टिल लैंप है, कौन सा सेप्टिल लैंप यूज होगा, तो कौन सा सेप्टिल लैंप किस माइंस में इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में नोट ही लिखो। GL5, GL5 जो है वो केवल डिग्री 1 में इस्तेमाल होगा। ठीक है, डिग्री 1 में। ठीक है, GL50, अगर GL50 है तो कौन सा माइंस में इस्तेमाल होगा, डिग्री 1 हो सकता है, N2 होगा, N2 डिग्री 2 ये होगा। और अगर मेरा GL60 और GL7 है तो GL60 एंड GL7, यही लेटेस्ट है और यही सब जगह यूज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है,
ये सब हट चुका है लगभग, अब नहीं मिलता है, ये सब बंद हो गया, ठीक है ना मोटामोटी। ये ऑल डिग्री के लिए, ऑल डिग्री, ऑल डिग्री ऑफ माइंस, डिग्री ऑफ माइंस, सभी डिग्री माइंस के लिए ये लिख लो इसको, ठीक है, लिख लो। आते हैं हम तब ना एक कौन चला गया, ठीक है, लिख लिया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं और क्या क्या एमसीक्यू सवाल छूट रहा है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर देख लेते हैं। लिखो, राइट द नेचर ऑफ एयर फ्लो, ठीक है, इन माइन। हो गया, हो गया ये वाला, यहां तक हो गया ना, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दो चार सवाल और उसको लिख लेते हैं। लिखो, ये समझ में आया ना क्या है GL5 ये जो, लेकिन अभी का डेटा वो याद रखना। एक बात सुनो, ये जो पुराना वाला है ना, ओल्ड, जिस माइंस में पुराना बचा उसी को यूज करने बोल रहा है, नया खरीदने मना कर रहा है। जिसका ओल्ड बचा हुआ है ना उसी का इस्तेमाल करना। मतलब आपको मैं बता दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। अगर कोई माइंस, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई माइंस के बाद जैसे GL5 बचा हुआ है या GL50 बचा हुआ है ना, तो उसका इस्तेमाल वो करेगा, लेकिन इसको नया खरीदना नहीं है कि नया परचेस कर लिए। एकदम ये पूरा का पूरा ये सब ना बैन हो चुका है, ये सब मतलब अब नहीं यूज करना है। जो भी यूज होगा या तो GL60 होगा या GL7 होगा, ठीक है। GL50 भी, GL ये तो पूरा का पूरा मतलब खत्म ही कहानी, इसका खत्म ही समझ लो। जब भी बना था ना GL5 जो बना था डिग्री 1 माइंस के लिए बना था। एक्चुअली यहां पर ये है, अगर मान लो तुमको, अगर इसका मतलब, इसका इस सवाल का दो मीनिंग है। पहला सवाल का मीनिंग है कि GL5 का इस्तेमाल कहां होता है, तो GL5 का इस्तेमाल डिग्री 1 खदान में ही केवल होगा। अगर ऐसा सवाल आए तो क्या करोगे, ये बैन हो चुका है, एकदम सही है ना, जो जवाब दिए एकदम ये सही है। लेकिन याद रखना एक बात कि GL5 अगर मान लो किसी माइंस में ये बैन हो चुका है, लेकिन GL5 का इस्तेमाल कहां हो, केवल और केवल डिग्री 1 में होगा। उसी तरह GL50 क्या है, अभी चल रहा है और ये भी बैन हो चुका है, लेकिन कंपनी DJMS क्या बोली है, अगर आप परचेस कर चुके हैं तो उसका आप इस्तेमाल करके इसको फिर मत खरीदिए, ये बोला है ना। यानी लेटेस्ट जो है GL60 एंड GL7 केवल इसी को परचेस करना है और इसी को इस्तेमाल करना है, एकदम लेटेस्ट वाला ये बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर, हाँ ठीक है ना सर, चौक डैम बुक में वॉल्यूम 2 मिल लेगा, ठीक है विक्रम, ठीक है ना। चौक डैम और स्टाइल, स्टाइल जो है ना, जो भी है उसको बोलते हैं, देख लेते हैं हम लोग। जो लिखो विक्रम हम देख लेते उसको, ठीक है। चलो नहीं होगा तो उसको हम लोग बाद में भी देख लेंगे। ये मोटा मोटी हो गया इसके बारे में। अब इसके बाद लिखो जो आपका इससे रिलेटेड, राइट द नेचर ऑफ एयर फ्लो इन माइंड। जो आप लोग का सवाल था वेंटिलेशन से, राइट द नेचर ऑफ एयर फ्लो। एयर फ्लो का नेचर क्या होगा, एयर फ्लो का नेचर इन माइंड, इन माइंड, माइंड्स में ना एयर फ्लो का नेचर क्या होगा इसके बारे में, इसका नेचर क्या होगा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो माइंड्स में जो एयर फ्लो होता है उसका नेचर क्या होता है, तो टर्बुलेंट लाइन फ्लो बोलते हैं हम लोग। ये लेमिनर और टर्बुलेंट दो तरह का फ्लो होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, हल्का सजेस्ट, थोड़ा सा। टर्बुलेंट लाइन फ्लो, लेमिनर लाइन फ्लो दो तरह होता है, ठीक है। देखो अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी पाइप से फ्लो हो रहा है तो उसमें पार्टिकल्स का जो मौसम होगा ना यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही दिशा में पार्टिकल मूव करेगा। लेकिन अगर कोई बॉडी मान लो कि इरेगुलर सरफेस पे जा रहा है, उसका पार्टिकल क्या होगा, इधर उधर टकरा के जाएगा। तो हम लोग का माइंस में भी हवा क्या होता है, रेगुलर सरफेस नहीं होती है, इरेगुलर सरफेस होता है, तो जिसके कारण क्या होती है, हवा चारों तरफ से टकरा के बहती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको टर्बुलेंट फ्लो, है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। लिखे, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द स्टैटिक प्रेशर। देखो नेम द इंस्ट्रूमेंट, सवाल क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना, ठीक है। नेम द इंस्ट्रूमेंट
किस लिए? यूज टू, क्या करते हैं? यूज टू मेजर स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर किस में काम आता है? जो हम लोग क्या करते हैं, जो स्टैटिक बॉडी के किसी बॉडी के स्टैटिक अवस्था के कारण उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। इसको बोलते हैं पिटट ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पिटट ट्यूब। पिटट ट्यूब, पिटट ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है, पिटट ट्यूब बोलते हैं इसको, पिटट ट्यूब बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? अच्छा, आज डिस्कशन नहीं किया ना तो इसका फायदा हम लोग कल ले लेंगे। कल हम लोग वही सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे जो आज का था, ठीक है। आज थोड़ा बहुत एमसीक्यू हुआ, कल हम लोग वेंटिलेशन के ऊपर एमसीक्यू कर लेंगे। तो कल जिसको वेंटिलेशन के ऊपर एमसीक्यू करना है वो आप लोग जल्दी से तुम लोग प्रिपेयर होकर आना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेम द अरेंजमेंट यूज्ड टू सेपरेट इनटेक और रिटर्न एयर। तो पता ही आपको। अच्छा इसको हटाओ, ये कलर कोड वाला यहाँ आ गया, ये तो लिख ही चुके हो। राइट द डिफरेंट कलर कोड सब चीज लिख चुके हो। एयर क्रॉसिंग वाला हो गया, मैनोमीटर का हो गया, ठीक है ना। सवाल सारे हो गए, और मैं देख लेता हूँ कुछ सवाल छूट रहे क्या। सब खत्म हो गया। अच्छा ये सब लिखवाए थे कि स्टैंडिंग ऑर्डर कौन बनाता है, क्या होता है, सब तो नहीं लिखवाए थे ना? स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में लिखवाए थे ना? लिखवाए थे क्या? नहीं नहीं लिखवाए थे। इसको लिख लेते हैं, इसको नहीं लिखवाए थे, हमको भी याद है। राइट द थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन मेड बिटवीन द, हो गया था। ये सब पढ़ा चुके हैं सब, बाकी सारे सिम को लग रहा। अच्छा एक तो चीज लिख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भेंट। भेंट का मतलब क्या होता है, लिखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भेंट। भेंट, भेंट का मतलब क्या होता है? VENT, भेंट। भेंट का मतलब क्या होता है? तो भेंट का मतलब एयर होता है, ठीक है ना। भेंट का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ बुक में लिखा है ऐसा वर्ड। तो भेंट का मतलब क्या होता है? एयर होता है, हवा होता है। भेंट का मतलब क्या होता है वो? एयर होता है, हवा होता है। भेंट का मतलब ही हवा होता है, एयर होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी सारे सवाल थे लगभग हम लोग जो देखें। अच्छा एक काम करता हूँ, आज के क्लास में हम लोग एक काम करते हैं। आज का क्लास में मेरे पास जो एमसीक्यू नोट्स था ना इतना था, ठीक है। और एक तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वाला छूटा हुआ पार्ट है यार, कैसे करो समझ में नहीं आ रहा उसको। दो पार्ट छूटा हुआ है, एक आपको छूटा हुआ है, एक ही छूटा हुआ है। पीटर ट्यूब सर एक्सप्लेन। पीटर ट्यूब यार नहीं देख पाए, नहीं टाइम मिला, नहीं देख पाए, नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे आज। नहीं देखने का समय मिला वो, सच में नहीं देख पाए, टाइम ही नहीं मिला, नहीं मिला। स्टैंडिंग ऑर्डर कोड ऑफ प्रैक्टिस में डिफरेंस सर लिस्ट। हाँ अरे आज का रिकॉर्डिंग ऑन है यार, कैसे बात कर रहा। देखो ब्लैक डैम वाला डाटा जो तुम बोल रहे हो ना, हम ब्लैक डैम वाला डाटा तो देख लेते हैं यहाँ पे। ब्लैक डैम वाला किसका किसका क्या नाम है उसके हिसाब से मैं करवा देता हूँ। और किस्मत देखो आज ना ऐसा हो रहा है कि मुझे जो मेरा जो ये जीटी का जो नोट्स वाला बुक्स है ना, वो नोटबुक भी नहीं मिल रहा है। हम थोड़ी देर पहले वही खोज रहे थे। प्रॉब्लम आता है ना, एक साथ ही आता है। अच्छा सुनो एक काम करते हैं, छोड़ो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो नहीं मिला मिला, जो नहीं मिला नहीं मिला, समय को बर्बाद नहीं करते। एक मेरे पास बुक है, ठीक है, एक बुक है दैट इज मनीष जी पांडे का बुक, ठीक है। इसमें वेंटिलेशन के ऊपर सवाल होगा, बहुत सारा सवाल होगा।
हम बारी बारी से एक करके पूछे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इसमें सवाल क्या दिया नहीं दिया, हम कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। और ये अच्छा बुक है, आप लोग के पास भी होगा नो डाउट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अभी फिलहाल वेंटिलेशन में जो क्वेश्चन है ना उसको पूछता हूँ। जो देखो वेंटिलेशन में ना डस्ट भी होता है, फायर भी होता है, ठीक है ना। तो जो वेंटिलेशन में गैस रिलेटेड उस सारे सवालों को देखते हैं कि कितने सारे सवाल इसमें है जो हम लोग कर पाए, क्योंकि इतना सारा तो हम लोग पढ़े, तो इसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना कि जो हम लोग कर पा रहे हैं। और अगर कुछ छूटेगा तो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल करते हैं, इसको देखते हैं इस बुक से कि कितना हो पा रहा है। और बाकी चीजों के लिए रहा, जैसे मान लो तुम्हारा पहला पॉइंट रहा कि जैसे एक स्टैटिक प्रेशर वाला हो गया, ठीक है। एक पॉइंट हो गया आपका गैस से रिलेटेड कुछ हो गया, अरे गैस का चार्ट आपको नहीं दिए, 3 पॉइंट हो गया। और डाउट सेशन हो गया। तो होगा तो एक काम